जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट चार्जेस एंड इट्स फील्ड के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लें कि एग्ज़ाम में यह कॉन्सेप्ट किस तरह से पूछा जाता है, या ये कहूँ कि आज हम इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या करना है, आपको पेन निकालना है, अपनी एक कॉपी निकालनी है और मेरे साथ साथ समझते जाना है और अपने नोट्स को बनाते जाना है। अभी नहीं बनाना, जब मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तब लिखना है आपको। अभी तो सिर्फ आप समझें, पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सिर्फ एक वीडियो देखें और देखने के बाद अपने नोट्स बनाएं साथ के साथ। जैसे मैं बनवाऊंगा ऐसे ऐसे अपनी नोट्स बनाते चलें। डेफिनेटली आपको आने वाले 2 महीने के अंदर आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आप औरों के कंपैरिजन में क्या बन चुके हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक की। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल एक शब्द है, एक ही शब्द है, ये अलग अलग नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा एक शब्द है। तो सर आपने अलग अलग क्यों लिखा? तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। देखो क्या रीजन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द का यूज किया गया है इलेक्ट्रो। क्या यूज किया गया है? इलेक्ट्रो। और दूसरे शब्द का यूज किया गया है दैट इज स्टैटिक। क्या यूज किया गया है? स्टैटिक। तो यहां पे 2 शब्दों का यूज किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट बनाने में। पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है स्टैटिक। अगर बात करें इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर इलेक्ट्रो शब्द जो है यहां पर रिप्रेजेंट करेगा आपको चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज को। चार्ज मतलब भैया, चार्ज मतलब कोई भी एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज। अभी चार्ज क्या होता है पढ़ेंगे हम अभी इस वीडियो में आगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? कोई भी चार्ज पार्टिकल। क्या हुआ? कोई भी चार्ज पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला शब्द आया इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? चार्ज। अब दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द हमारे पास क्या है? दूसरा शब्द है हमारे पास स्टैटिक। क्या है हमारे पास? स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या होता है? देखो 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। क्या होता है? स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक का सिंपल मतलब होता है रेस्ट। क्या मतलब होता है? रेस्ट, यानी कि रुकी हुई है, चल नहीं रही है, रुकी हुई है, जहां है वहीं पर है। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है जो चीज चल रही है, जो चीज चल रही है। फिलहाल अभी हमें डायनामिक से कुछ नहीं करना, हमारे पास अभी शब्द आया हुआ है स्टैटिक। तो पहले स्टैटिक को समझ लेते हैं। तो अभी यहां से हमें ये तो पता चला कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी चीज जो किस में है? रेस्ट में है। जो किस में है? रेस्ट में है, उसे बोल देंगे स्टैटिक, यानी कि रुकी हुई है। तो क्या हुआ? यानी कि एक चार्ज, और वो कहां है? रेस्ट में, यानी कि द चार्ज एट रेस्ट। द चार्ज एट
रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज कहां पर होगा, रेस्ट पर होगा, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसके बारे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो जब कोई चार्ज कहां पर होगा, रेस्ट पर होगा, और उस चार्ज के रेस्ट में होने की वजह से उसके बारे में स्टडी अगर हम कर लें तो वो हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच के अंदर आ जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये ब्रांच क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके स्कूल में क्लास 12th है, सपोज 12th का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास 12th में आपकी ब्रांचेस बनी हुई है। कैसे ब्रांचेस बनी हुई है कि ये साइंस स्ट्रीम है, ये कॉमर्स स्ट्रीम है, ये ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी ब्रांचेस हुई है। क्लास 12 थी बट ब्रांचेस बन गई। तो ऐसे फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो उन्हीं ब्रांचेस में एक ब्रांच का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल हमारे फिजिक्स की एक ब्रांच हुई। क्या हुई, हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज किस चीज में है, रेस्ट में है। जो चार्ज किस में है, रेस्ट में है। तो अगर हम किसी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो किस में है, रेस्ट में है, तो वो ब्रांच बन जाती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। तो अगर हमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या लिख कर आएंगे? तो आइए देखते हैं हम क्या लिखेंगे। तो आइए आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। अब आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है जो मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। अपने नोट्स हैंड टू हैंड रेडी करते चलना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की एक ब्रांच, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अबाउट द चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के बारे में जो कहां पे होता है, विच इज एट रेस्ट, जो कहां पर है, रेस्ट पर है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। अब इसके अंदर आपको शॉर्ट में देखो, इतनी डेफिनेशन है तो इसको शॉर्ट में भी तो याद कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का कि जो मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप जब नोटबुक ओपन करें तो सबसे पहले आपको वही शब्द आंखों के अंदर चुभने स्टार्ट हो जाएं, वही शब्द आपको हाईलाइट होने स्टार्ट हो जाएं जो शब्द से उस कॉन्सेप्ट की पूरी डेफिनेशन बेस्ड है। तो यहां पे वो शब्द कौन कौन से हैं, ये एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे पहला शब्द हम याद करेंगे चार्ज पार्टिकल, और वो किस में होना चाहिए, एट रेस्ट। किस में होना चाहिए, एट रेस्ट। तो ये दो शब्द अगर हमें याद हो जाएं तो हमारी पूरी डेफिनेशन हमें तैयार हो जाएगी। क्या, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। तो क्या हुई, ये फिजिक्स की एक वो ब्रांच हुई जिसके अंदर हम पढ़ते हैं उस चार्ज पार्टिकल के बारे में जो किस में है, रेस्ट में है। तो वो हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। होप सो सबने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज कर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा कि हम बहुत एक शब्द का यूज कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल आखिर है क्या, इसको पढ़ लें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है आपका, सपोज करो एक ये पार्टिकल है, मान लिया एक छोटा सा गोला है या फिर एक स्फीयर कह लो, एक पार्टिकल है, और इसके ऊपर हमने कुछ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि कुछ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दे दी, यानी कि हमने उसको कुछ दे दिया, कुछ ऐसा दिया जो उसकी प्रॉपर्टी में जाके शामिल हो गया। अब क्या हुआ, अब इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से, इस अंदरूनी प्रॉपर्टी की वजह से अगर इसके जैसा कोई दूसरा इसके पास आया,
उसके पास भी सब कुछ वही है जो इसके पास है। तो होगा क्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल कर देंगे, यानी कि या तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे या ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि दो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो चार्ज का सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है अंदरूनी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से वो किसी अपने जैसे दूसरे भाई के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्स कैसी हो सकती है, वो फोर्स में भी अट्रैक्टिव हो सकती है, अट्रैक्टिव का मतलब आपस में एक दूसरे के पास खींचने वाली हो सकती है, या मे बी रिपल्सिव हो सकती है। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को दूर फेंकने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यह हुआ कि किसी भी पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब हुआ कि एक ऐसी फोर्स जो वो रेस्ट में रहकर लगा रहा है। जो किस में रहकर लगा रहा है, रेस्ट में। क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको कि हम कौन सी ब्रांच में है, अभी हम फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में, तो हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे वो सब किस में पढ़ेंगे, रेस्ट में पढ़ेंगे। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा होगा, तो रेस्ट पे रखा होने के बावजूद वो किसी दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुई कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वो दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हम क्या लिख कर आएंगे, तो आइए देखते हैं क्या लिख कर आएंगे। हम लिख कर आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हेडिंग बनाएंगे कॉपी में, नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या लिखेंगे, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है, किसकी, प्रोटॉन की एंड इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिसकी वजह से वहां पे कौन सी फोर्स बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि बाय विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइजेस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनती है, अराइजेस होती है बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर यहां पर हम हाइलाइटिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो क्या हुआ, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिससे वो क्या करता है, बाय विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइजेस। तो यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइजेस, यानी कि जिसकी कारणवश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज हो रही है, बन रही है, किसके बीच में, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है ना। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, मतलब डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें, आपने दो शब्द का, देखो आपने जो भी कुछ पढ़ाया आज तक, चाहे वो कुछ भी है, हर चीज के नापने की एक यूनिट होती है, मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाएं और वेजिटेबल्स परचेज करनी हो आपको, तो कैसे परचेज करोगे, 1 किलो टमाटर, 2 किलो नींबू, 4 किलो खीरे, कुछ भी इस तरह से तो करोगे। तो आप क्या कहोगे हर बार, इतने किलो। तो किलो हुई ना, किलो क्या हुई, यूनिट हुई, यानी किसी चीज को नापने की कोई ना कोई यूनिट होती है। तो चार्ज की भी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। तो चार्ज को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है चार्ज को मेजर करने की यूनिट, कूलाम। तो अगर हम बात करें चार्ज को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है कूलाम। तो ये जो अब आप लिखोगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लें, क्योंकि ये जो है यही मेनली शब्द है, क्योंकि आगे आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो सीधा कूलाम यूज करेंगे। तो अब पता होना चाहिए ना कि कूलाम यूनिट है किसकी। तो क्या लिखोगे अगली लाइन में, आप लिखोगे कि एसआई यूनिट, क्या लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो क्या होती है, वो होती है हमारी कूलाम। क्या होती है, कूलाम। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, याद रहेगा। सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है इसका कैपिटल सी। क्या होता है, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी इज द सिंबल ऑफ कूलाम।
तो चार्ज की यूनिट क्या हुई आपकी? कूलाम। तो ये जो कूलाम शब्द आया है, इस कूलाम शब्द को आप याद रखेंगे। तो और ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये सिंपल चार्ज की यूनिट है, यानी चार्ज को मेजर करने की यूनिट है कूलाम। डन। अब बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। हमने क्लास 11th में दो शब्द का यूज किया था, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा था वो होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। यानी कि मैंने कहा 2 किलोमीटर जाओ, कहां जाओ ये नहीं पता, तो वो स्केलर हुआ। और मैं कहूं कि 2 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, तो वो क्या हुआ? वेक्टर हुआ, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज हमारी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शंस भी होती हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कोई डायरेक्शन है? ना, डायरेक्शन नहीं है। तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। कैसी क्वांटिटी हुई? आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो बच्चों, पेन और कॉपी, इन दो का यूज जरूर करना है। अगर आप इन दो का यूज करते हुए मेरे साथ चलते हैं तो यकीन मानिएगा आपको ये कॉन्सेप्ट हलवा लगेंगे। हलवा, हलवा क्या होता है? चबाने की जरूरत नहीं थी, मुंह में रखकर इजीली डाइजेस्ट, यही तो होता है। बस यही वाली कहानी होगी। अगर अच्छे से एक बार प्रॉपर फोकस के साथ कॉन्सेप्ट समझ लिया, अंत तक नहीं भूलोगे, ठीक है? तो इसीलिए देखो, पेन होना बहुत जरूरी है। पेन क्या है? पेन होता है टंग। क्या होती है पेन? टंग। अजी क्या बात कह रहे हो, पेन टंग कैसे होते? टंग होते है जुबान और पेन होता है पेन। दोनों एक जो चीज आपने कैसे कह दी? होती है भाई, वो टंग ही होती है। किसकी टंग होती है? वो इस माइंड की टंग होती है। किसकी टंग होती है? इस माइंड की। यानी कि हमारे इस माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसको दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमारी वो जो कलम है, हमारा जो वो पेन है, वो क्या है? टंग है, जुबान है। भाई आप हैं एग्जामिनर, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब एग्जामिनर आपके पास वहां पर तो मौजूद नहीं है ना, वहां पर तो इन्विजिलेटर आपका एग्जाम ले रहे हैं, दैट्स इट। वो कॉपी चेक एग्जामिनर बाद में करेगा, तो आपको उस तक एक बात पहुंचानी है, तो वो बात किसके थ्रू पहुंचाएंगे? वो पहुंचाएंगे पेन के थ्रू। और तो वो पेन क्या हुआ? पेन इज द टंग ऑफ माइंड। तो माइंड की टंग है पेन, तो इसलिए पेन को तो यूज करना पड़ेगा। और जो नहीं करेगा क्या होगा? पढ़ भी रहे हो बट लिख नहीं पाओगे। लिख पाओगे तो अच्छे से नहीं लिख पाओगे, नंबर ला पाओगे तो अच्छे नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़े ना, जब नंबर लाएंगे तो अच्छे से लाए ना, ताकि रिजल्ट बोले, आप नहीं बोले, आपका रिजल्ट बोले। तो आइए चलते हैं आगे। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए आप। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कितने तरह के हमारे पास चार्जेस हैं। हमारे पास कितने तरह के चार्जेस हैं? तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, अभी लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा मैं भी तरीके से। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं। तो भैया सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो चार्जेस हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? अरे भैया बहुत इजी है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। कोई एग्जांपल? हाँ है बिल्कुल एग्जांपल, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ इसका एग्जांपल में चले गए हम, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज जिसके पास नेगेटिव हो, यानी कि अरे भैया इलेक्ट्रॉन। किसको कैसे भूल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो यानी कितने तरह के चार्ज? दो तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिंपल।
बहुत इजी है। तो क्या लिखेंगे अगर हमें लिखना हो एग्जाम में, तुम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं क्या लिखेंगे आप इसके अंदर। देयर आर, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ही लिखना है ये सब कुछ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने तरह के चार्ज होता है, दो तरह के चार्ज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में क्या लिख देंगे, जैसे कि ऑन प्रोटॉन, किसके ऊपर, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिंपल बात करें तो दो तरह के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें, एक शब्द आता है दैट इज एलिमेंट्री चार्ज। क्या आता है, एलिमेंट्री चार्ज। वो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है उसको देखते हैं। तो अगर बात करें एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज, तो यहां पे हमारी नेक्स्ट क्या बनता है, इसी के अंदर लिखना है। अभी आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, बताऊंगा जो लिखना है आपको, ठीक है ना। एलिमेंट्री चार्ज, तो एलिमेंट्री चार्ज के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, यानी कि कोई सपोज करो इलेक्ट्रॉन आया या क्या ना एक प्रोटॉन है, तो कहते हैं इसके ऊपर बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, यानी कितना चार्ज होता है या कितना चार्ज इनके पास होना चाहिए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो बस आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। तो एलिमेंट्री चार्ज की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, हम लिखेंगे क्या, एलिमेंट्री चार्ज। और वो कितना होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होता है हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो वो कितना होगा, वो होगा तो इतना ही, बट आंसर किस में होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दीज आर द एलिमेंट्री चार्ज। ये क्या होता है आपका, एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है कि बहुत काम आएगी, ठीक है ना। तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। हाथ क्या, इसी के अंदर एक बात और लिख लेंगे, हम बात कर लें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज होती है आपको याद रखनी है। तो ये कॉपी के अंदर इसी के साथ साथ लिख लेंगे क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वैल्यू याद रखनी है आपको, दैट इज 9.1 10⁻⁻31 kg। कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 kg। तो भैया मास ऑफ प्रोटॉन भी तो होगा कुछ, मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है, वो होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। तो कितना मास होता है प्रोटॉन के पास, 10⁻⁻27 kg। याद रहेगा। तो जहां पे आप ये पॉइंट लिखेंगे वहीं पर हाथ क्या, तो इसको भी लिख लेंगे ताकि दोनों को हम एक साथ याद कर सकें, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं, देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट किस तरफ जाने जा रहा है। हमने अभी पढ़ा हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, बड़ा ध्यान समझिएगा बहुत इजी है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अभी अभी पढ़ा हमने, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर अब कोई बॉडी आ जाए, सपोज करो ये एक बॉडी है, ठीक है, क्या, अरे क्यूबॉइड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोई भी एक सिंपल बॉडी है, और उस बॉडी के पास हमने क्या करा, हमने कहा भैया ये लो पॉजिटिव चार्ज ले लो पुदीना, नहीं पुदीना नहीं, चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया और साथ में नेगेटिव चार्ज दोनों दे दिए, यानी कि अब इसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बिल्कुल है भाई। तो अब क्या होगा, अब तीन काम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं तीन काम, आइए जरा देखते हैं तीन काम कौन कौन से हो सकते हैं। तो भैया भाई ये तीन काम कौन से हो सकते हैं, आइए जरा। तो भाई तीन काम कौन कौन से हो सकते हैं, तीन काम ये हो सकते हैं कि या तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो, इक्वल मात्रा में हो। कैसे हो, इक्वल मात्रा में, यानी कि दोनों बराबर, अगर 10 पॉजिटिव तो 10 नेगेटिव, ठीक है जी। दूसरा काम ये हो सकता है कि भैया पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम, यानी कि पॉजिटिव तो है 20 और नेगेटिव है 10,
या तीसरा काम ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव ज्यादा हो जाए और पॉजिटिव कम हो जाए। बस 3 काम हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर 3 काम होंगे तो हमारी कितनी तरह की कंडीशन बन जाएंगी? 3 कंडीशन बन जाएंगी। तो इसी के बेसिस पर हमारा 3 तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 तरह का क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन कैसे होगा? वो क्लासिफिकेशन ऐसे होगा, अगर हमारे पास दोनों की मात्रा बराबर है, इक्वल है, तो वो बॉडी बन जाती है हमारी न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी? न्यूट्रल बॉडी। तो भैया हम भी क्या है? न्यूट्रल बॉडी। हाँ जी हाँ, न्यूट्रल बॉडी, यानी कि हमारे पास भी चार्ज, बिल्कुल हमारे बॉडी के पास भी चार्ज है। तो जी हम करंट तो दे नहीं रहे भाई। अगर देखो सुनो, अगर हमारे पास चार्ज होता तो हमें करंट देना चाहिए था, लेकिन हम करंट तो किसी को दे ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? न्यूट्रल बॉडी है। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो ये कैसी बॉडी हुई? न्यूट्रल बॉडी हुई। और अगर पॉजिटिव ज्यादा हो, नेगेटिव कम हो, तो क्या करोगे? तो भैया वो बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर नेगेटिव ज्यादा हो, पॉजिटिव कम हो, तो भाई क्या बन जाएगी? मन बोल रहा है, बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? क्या बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी। खत्म। तो हमारे पास कितनी तरह की बॉडी हो जाएंगी? 3 तरह की। कितनी तरह की हो जाएंगी? 3 तरह की। कैसे कैसे? फटाफट देखें। अगर दोनों की मात्रा बराबर, क्वांटिटी इक्वल, तो न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिव ज्यादा तो पॉजिटिव बॉडी, और नेगेटिव ज्यादा तो नेगेटिव बॉडी। कर दोगे? ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर पूछ ले तो आप कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं क्या लिख कर आएंगे आप सभी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उसके बेसिस पर देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडीज इनटू 3 टाइप्स। यानी बॉडीज का क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी है? दैट इज न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। कब होती है? व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। देन द बॉडी इज सेड टू बी, यानी कि तो वो बॉडी कहलाएगी क्या? ए न्यूट्रल बॉडी। तो वो बॉडी कहलाएगी आपकी एक न्यूट्रल बॉडी। तो आपको इसको याद रखना है। शॉर्ट में मैंने बताया था ना, हाईलाइट करते चलेंगे शब्दों को। तो सिर्फ हम क्या याद रखेंगे कि भैया जब पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की मात्रा कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए, तो बॉडी कैसी होगी? न्यूट्रल बॉडी होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगी? व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। किनसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देन द बॉडी सेड टू बी, तो वह बॉडी कहलाएगी क्या? ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इसके अंदर क्या याद रखना है? इसके अंदर सिंपल ये याद रखना है कि P यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है किससे? नेगेटिव चार्ज से। नेक्स्ट बात करें, दैट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी होंगी? व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए, किससे? प्रोटॉन से। देन द बॉडी इज सेड टू बी, तो वह बॉडी कहलाएगी क्या? ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन, या फिर ये कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं बॉडी के। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, जिसको हमने चार्ज किया, भाई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी तो चार्ज करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी चार्ज करना पड़ेगा। तो जो हम चार्ज कर रहे हैं किसी भी बॉडी को, तो हम चार्ज कितने तरह से कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारी हेडिंग क्या बनती है? दैट इज, अभी कुछ नहीं लिखना, लिखने के लिए प्रॉपर बताऊंगा क्या लिखना है। तो अभी से समझ लो, जब समझने के लिए हैं तो समझ लो, सारा फोकस समझने पर डाल दो। और जब मैं कहूं कि हाँ ये चीज लिख लो, तो सारा फोकस लिखने पर डाल दो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है दैट इज मेथड of
चार्जिंग ए बॉडी, यानी कि किसी एक बॉडी को चार्ज करने के तरीके। क्या मतलब? मतलब सिंपल है, अभी पढ़ा कि हमारे पास बॉडी तीन तरह की होती है। चलो न्यूट्रल को तो साइड करते हैं, बात करते हैं बाकी दो की। तो बाकी दो में हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमारी वो बॉडी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो बॉडी जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो हेडिंग क्या बनी? मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं? अगर हम बात करें सबसे पहला मेथड, तो दैट इज रबिंग। क्या मेथड है? रबिंग। तो सबसे पहला मेथड है रबिंग। समझने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म देखते हैं। क्या अगर बात करें, आप सभी ने नोटिस कभी किया हो या आज करके देखना, कंगा होता है, कंगा कॉम्ब बिल्कुल होता है। सिर यानी कि जो आपके हेयर्स हैं, ये जब ये इनमें ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि सूखे बाल होने चाहिए, आप उस कंगे को अपने सिर से इस तरह से रब करो, ऐसे ऐसे रब करो। अरे थोड़े से बाल भालो, तो ऐसे ऐसे रब करो। अब वो कंगा आ गया, ये रहा। सपोज ये रहा मेरा कंगा। अजी ये बहुत गजब का कंगा है। हाँ जी देखो कैसे ये कंगा है, ऐसे बाल रहा हूँ मैं बाल। हो हाँ हाँ, ये रहा, ये आ गया कंगा। अब ये जो है, अगर इस कंगे को यानी कि इस कॉम्ब को मैं छोटे से पेपर के पास लेके जाऊं, सपोज करो ये मेरे हाथ में पेपर है, साइंस के बच्चों सपोज करो ये रे पेपर है यहाँ पे, ये रहा वो कंगा जिससे भी बाल भाए हैं, सूखे बाल। देखा तो क्या, वो जो पेपर का छोटा सा पीस था वो इसके साथ चिपक जाएगा। क्या कर जाएगा? चिपक जाएगा। इमेजिन कर रहे हो ना, ये रहा कंगा, ये रहा पेपर का पीस, चिपक गया। तो ये क्या हुआ? यानी कि ये इसके ऊपर चिपक गया। तो क्यों चिपका? कोई जादू तो नहीं है, साइंस है सिंपल। कैसे? जब इस कंगे को आप लेके आए थे नॉर्मल, और आपने बाल भाए, तो जब बाल भाओगे यानी बाल ड्रेसअप करोगे, तो उस टाइम पर ये जो कॉम्ब है वो आपके हेयर से क्या हो रहा है? आपके हेयर से रब हो रहा है। क्या हो रहा है? रब हो रहा है, रगड़ा खा रहा है, रगड़ रहा है। जब ये रगड़ा खाएगा यानी कि रब होगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चार्ज। यानी कि कॉम्ब क्या हो चुका होगा? अब चार्ज हो चुका होगा। अब वो पीस ऑफ पेपर यहां पड़ा हुआ है ना, और वो जैसे पीस ऑफ पेपर उसके पास वो कॉम्ब जाएगा, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। कैसे? देखो जरा छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो ये है वो पेपर, इसके पास क्या होगा? इसके पे ये तो न्यूट्रल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है। अब वो कंगा लाया मैं, ये रहा, सपोज करो ये कंगा है, वो मान लो कंगा है, क्या हो गया? ये कॉम्ब है, कॉम्ब, और ये पेपर का पीस। ठीक। अब जैसे ही मैंने इस कॉम्ब को अपने हेयर से रब किया, तो इसके पास चार्ज आ गया होगा ना, मान लो चार्ज आ गया, ये रहा, कुछ 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 आ गया। इसके पास क्या है? इसके पास दोनों चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है ना। न्यूट्रल बॉडी के बारे में भी पढ़ा है हमने, क्या होता है? यही तो होता है तो दोनों भले इक्वल मात्रा में है। तो अब क्या करेगा? ये जैसे ही प्लस वाला कंगा इसके पास जाएगा, तो इसके सारे नेगेटिव कुछ 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 कह रहे हम आ गए, और सारे पॉजिटिव हम चले गए। ऐसे तो होगा कुछ, यानी कि इधर की साइड सारे के सारे प्लस, सॉरी माइनस, और उधर सारे प्लस। अरे भैया ये तो हो गया पॉजिटिव, ये इधर हो गया नेगेटिव, ये हो गए अपोजिट चार्ज। कैसे चार्ज हो गए? अपोजिट। और अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो होगा क्या? क्या भाई हम तेरे पास आ रहे हैं,
तो ये जो पेपर होगा वो पेपर इस कॉम्ब के साथ चिपक जाएगा, लेकिन जिंदगी भर नहीं चिपकेगा। कुछ थोड़े टाइम बाद वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। दोनों बॉडी आपस में क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएगी। और जब थोड़ी बॉडी दोनों कुछ समय बाद दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएंगी तो जो पेपर का पीस वो चिपका था वो दोबारा से गिर जाएगा। समझ में आना रबिंग का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को हम किसी दूसरी बॉडी से रब कर दें और रब करने के बाद उसे क्या कर दिया हमने कि अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय रबिंग। और कहीं देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल मैं दिखवाता हूं ना। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े इन द सेंस जर्सी, स्वेटर, इनर पहनते हैं। जब उनको आप अपनी बॉडी से उतारते हैं रात के टाइम, जब आप उस कपड़े को, उस ऊनी कपड़े को, वुलन के कपड़ों को अपनी बॉडी से उतारते हैं, तो उतारते समय आपको कभी चर चर की आवाज़ आई है? हल्की हल्की चर चर की आवाज़ आई हो? या अंधेरे में अगर निकाल रहे हो कपड़े तो अंधेरे में आपको हल्का सा स्पार्क दिखा हो, यानी कि चिंगारी सी दिखी हो? बिल्कुल दिखती है। तो क्या है वो चार्ज ही तो है। और कैसे आ रहा है? जब हम उस कपड़े को अपनी बॉडी से उतार रहे हैं तो वो कपड़ा हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, रब हो रहा है। क्या हो रहा है? रब, रगड़ा खा रहा है, जिस वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो चार्जिंग का वो मेथड हो गया। और कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। बर्थडे पार्टी होती है। अब बर्थडे पार्टी में बैलून्स लगाने होते हैं दीवारों पे, डेकोरेशन करनी है भाई, बर्थडे है। अब टेप है नहीं और डेकोरेशन अभी करनी, फ्रेंड्स आने वाले, इज्जत का सवाल है। क्या करते हैं हम? बैलून लिया, दोस्त को पड़ा, इधर आ, तूने सुबह तेल लगाया सिर में? नहीं लगा। कह रहा बहुत बढ़िया, आजा। बाल सूखे हैं उसके, लिया बैलून कर दिया रब। अब क्या हो गया? ये बैलून हो गया चार्ज। क्या हो गया? ये बैलून चार्ज। दीवार पे लगाया, चिपक गया। तो क्या हुआ? बैलून दीवार पे चिपक गया, लेकिन उतरेगा ही बहुत जल्दी। क्यों? न्यूट्रल हो तो साथ नीचे गिर जाएगा, या हवा चल रही होगी, फैन चल रहे होंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन एक बार को चिपक जरूर जाएगा। तो वो भी क्या हुआ? रबिंग। तो रब करके हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? सेकंड इज इंडक्शन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर देना। क्या कर देना? इंड्यूस कर देना। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम उस बॉडी को टच नहीं करेंगे, जिसे हम चार्ज कर रहे हैं, हम उस बॉडी को टच नहीं करेंगे, और बिना टच करे हम उस बॉडी को चार्ज कर देंगे। क्या मतलब? भले ही वो चार्ज टेम्परेरी चार्ज हो, लेकिन चार्ज कर देंगे। क्या मतलब? मतलब ये, जैसे अभी आपको मैंने बताया भी था, सपोज करा कि एक बॉडी ये है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब बताया था, दोनों बराबर होते हैं। और इसके पास मैं कुछ दूसरी चीज ले आऊं और वो कैसी हो? वो पॉजिटिव चार्ज हो। कैसी चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो क्या होगा? उसके सारे नेगेटिव इधर और सारे पॉजिटिव इधर हो गए ना। तो ये क्या हो गया? ये भी तो एक चार्ज बॉडी हो गई। कैसे? कि इधर वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है और इधर वाला हिस्सा सारा पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है। और ज्यादा करो, एक काम करो, इधर वाली साइड की क्या कर दो? अर्थिंग कर दो। अर्थिंग का मतलब जितना भी चार्ज है पॉजिटिव, वो सारा कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो नेगेटिव नहीं जा पाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा। अगर पॉजिटिव निकल गया तो यहां से गायब, और गायब। अब इसके पास नेगेटिव है क्या? इसे भी कर दो गायब। तो अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज जो इधर कोने कोने पे था, वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली बट जाएगा। तो ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई ना। टच नहीं करा, जो चार्ज बॉडी लेके आए थे उसने इसको टच नहीं करा,
टच करे बिना इसको चार्ज कर दिया, इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है ये, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट होता है कंडक्शन। कौन सा होता है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें और इंडक्शन में दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्या? इंडक्शन में हमने बॉडी को चार्ज किया था बिना टच करे, इसके अंदर हम बॉडी को चार्ज करेंगे टच करके, बस और कुछ नहीं है। यानी कि जब चार्ज करेंगे किसी बॉडी को बिना टच करे, देन दैट इज नोन एज इंडक्शन। और जब किसी बॉडी को चार्ज करेंगे विद टचिंग, देन दैट इज नोन एज कंडक्शन। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? चार्ज कंडक्ट होंगे। क्या होंगे? कंडक्ट होंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कंडक्ट होंगे, जाएंगे, तो वो कंडक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास तीन तरह के मेथड हो गए चार्ज करने के। पहला रबिंग, दूसरा इंडक्शन और तीसरा कंडक्शन। रबिंग में सिर्फ रब करते हैं, इंडक्शन में बिना टच करे चार्ज करते हैं, और कंडक्शन में टच करने के बाद चार्ज करते हैं। तो तीन तरह के हो गए। समझ में? आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब समझ में तो आ गया, लेकिन अब लिखना हो तो क्या लिख के आएंगे पेपर में? तो देखते हैं क्या लिख के आएंगे बच्चों। क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, यानी कि मेथड किसी बॉडी को चार्ज करने के। तो हमारे पास कितने हैं? देयर आर 3 मेन मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी। यानी कि हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आया चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि किसी भी बॉडी को रब कर कर। उसका दूसरा नाम होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन में तो ये होता है कि जब कोई दूसरी एक बॉडी दूसरी के ऊपर रब होती है, तो जो अपोजिशन फोर्स लगती है उसके मोशन को अपोज करने के लिए, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। पढ़ा हमने फ्रिक्शन के बारे में। तो उस वाले चार्जिंग के मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? व्हेन अ बॉडी गेट चार्ज, यानी कि जब कोई बॉडी क्या हो जाए? चार्ज हो जाए बाय रबिंग। तो क्या हाईलाइट करेंगे इसके अंदर? बाय रबिंग। बाय रबिंग विद अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के साथ रब कर कर उस मेथड को बोलेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इफ वी रब्ड अ कॉम्ब विद ड्राई हेयर, यानी कि हमें कंघे को अगर सूखे बालों से क्या करें? रब करें, देन द कॉम्ब गेट चार्ज। तो वो क्या होगा? कॉम्ब चार्ज हो जाएगा एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग। क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा किसको? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, छोटे 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 पीसेस ऑफ पेपर को। ठीक है। सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन, इंडक्शन की मदद से। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये टॉपिक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे? द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, लेकिन कैसा? टेम्पररी बेसिस पर। कब? व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर विद इट, यानी कि व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर इट, यानी कि जब कोई चार्ज बॉडी उसके पास लाए, लेकिन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो यहां पे शब्द क्या बनेगा? विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के साथ। वो बन जाता है मेथड कौन सा? मेथड यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे कि आपको यहां पे दिखाया गया है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रोड थी, उस कंडक्टिंग रोड को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ ताकि अर्थिंग ना हो सके, ठीक है ना। और हमने क्या लिया? एक चार्ज बॉडी लेकर आए। वो चार्ज बॉडी में कौन है? हमारे पास एक ग्लास की रोड है जिसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडक्टिंग रोड है ना, तो कंडक्टिंग रोड कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। अब उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन ये पॉजिटिव उसके सारे नेगेटिव को अपनी तरफ बुला लेगा, तो सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव सारे उधर हो जाएंगे। देन दैट मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमने टच नहीं किया, दोनों को टच नहीं किया, दोनों के बीच में गैप है, लेकिन उसको चार्ज जरूर कर दिया। तो ये मेथड कौन सा हुआ? इंडक्शन। लास्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या होगा? व्हेन अ बॉडी गेट चार्ज बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर कौन सा शब्द यूज करेंगे हम? फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ? ऑफ ए चार्ज बॉडी, यानी कि एक बॉडी न्यूट्रल थी, एक बॉडी चार्ज थी, उसको उसके कांटेक्ट में कर दिया तो वो बॉडी भी क्या हो गई? चार्ज हो गई। तो उस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है और ये शब्द को आपको हाईलाइट करना है ताकि आप जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम फटाफट
फास्ट रिवीजन कर सकें। और दूसरा फायदा क्या होता है, जब ये शब्द हाईलाइट कर लेते हैं ना और हमें एग्जाम में कोई बात याद नहीं आती तो हमारे माइंड में फिर वो क्लिप्स आते हैं कॉपी के जो हमने देखे हैं दिन, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, मतलब कॉपी का वो पेज याद आता है कि हाँ यार मैंने उसके अंदर वो चीज़ हाईलाइट करी थी, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो तो याद आ जाता है। तो इसीलिए इसके ये बहुत फायदे होते हैं। तो आप ये शब्द मार्क कर लेंगे और ये डेफिनेशन आप इसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। वीडियो शेयर करने से क्या होगा, आपके फ्रेंड्स को भी मिलेगी। ठीक है ना। देखो कह सकते हैं स्टडी, ये विद्या एक ऐसी चीज है जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। कभी भी ये नहीं होता, देखो अधिकतर क्या होता है, जो चीज हम देते हैं किसी चीज को, किसी को, तो वो चीज हमारे पास कम हो जाती है। बट विद्या एक ऐसी चीज है जितना हम किसी दूसरे को शेयर करेंगे उतना वो हमारी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।